तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्यावरण और विज्ञान की विविधता। और आज की यह कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होगी आपके परीक्षा के लिए। सबसे पहले लिखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए, जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए, जल प्रदूषण की जल प्रदूषण की निर्धारण के लिए, जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापी जाती है, से मापी जाती है। घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापी जाती है। अंडरलाइन कर दीजिए। इसके दो पक्ष लिखेंगे, इसके दो पक्ष हैं। एक है बीओडी, एक है बीओडी और दूसरा है सीओडी। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, पहला लिखेगा बीओडी और सीओडी। आपकी परीक्षा में भी बीओडी ही देता है, तो बीओडी का फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और याद रखिएगा वहां लिख दीजिए सीओडी हमेशा बीओडी से अधिक होता है, सीओडी हमेशा बीओडी से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, एकदम याद रखिएगा। उसमें एक लाइन लिख दीजिएगा, बीओडी ऑक्सीजन का मापक है और यह जितना अधिक होगा, और यह जितना अधिक होगा प्रदूषण उतना अधिक माना जाता है। यह जितना अधिक होगा, यह जितना अधिक होगा प्रदूषण। हाँ बेटा, खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए। आप तो उठाते नहीं है समय पे बेटा फोन। अच्छा ठीक किया, वो पीहू फोन की थी, वो कह रही थी कि 12 टीम हिस्सा ले रहा है, तो अक्कू भैया को कह दीजिएगा। हाँ 12 टीम हाँ हिस्सा ले रहा है। तो अभी क्लास में हम तुमको निकलते हैं तो बात करते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर बेटा, ओके, खुश हो। क्या हम लोग, हाँ जी हम लोग थे, प्रदूषण उतना अधिक होगा। जैसे कानपुर में पूछेगा निम्नलिखित में से किस जगह पर बीओडी की मात्रा अधिक है? कानपुर, इलाहाबाद, पटना, मुंगेर, क्या मारिएगा? कानपुर में मारिएगा। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, ऐसे एक लाइन लिख दो, ये लिख देना, सामान्यतः नदी में बीओडी का स्तर, सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। एक ये भी आजकल जल प्रदूषण में एक बड़ी समस्या होती है, जलमल। लोग नदी के किनारे गांव में
मल निकालते हैं, अपशिष्ट क्रिया करते हैं। आज जिस जल में मल अधिक होगा उसमें ई कोलाई ज्यादा होगा, उसमें ई कोलाई, वो भी लिख दो नोट। ध्यान रखें कि जिस जल में जैविक अवशिष्ट जल मल के द्वारा प्रदूषण होता है, जैविक अपशिष्ट या जल मल के द्वारा प्रदूषण होता है, जल मल के द्वारा प्रदूषण होता है, जल मल के द्वारा प्रदूषण होता है, उसमें ई कोलाई जीवाणु की मात्रा अधिक होती है, ई कोलाई जीवाणु की मात्रा अधिक होती है, ई कोलाई जीवाणु की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। इसलिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब जैविक अवशिष्ट से जल प्रदूषण अधिक होता है तो किसके द्वारा हम परीक्षण करते हैं? तो उस परीक्षण का नाम है एमपीएन। कमीशन में यूपीपीसीएस वगैरह पूछता भी है। एमपीएन परीक्षण का संबंध है, एमपीएन प्रशिक्षण का संबंध है। तो जैविक अवशिष्ट जल प्रदूषण से, जैविक अवशिष्ट मतलब जो तुम मल निकालते हो गांव में, नदी के किनारे, जल के किनारे, उसमें जो जल प्रदूषण है उसका परीक्षण किससे होता है? इसी एमपीएन से होता है। और प्रदूषित जल में एमपीएन की मात्रा कितनी होगी? ऊंचा होगी, ज्यादा होगी। तो वहां लिख देना एमपीएन के द्वारा जैविक अवशिष्ट जल प्रदूषण को मापा जाता है। एमपीएन के द्वारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर उसको कहते हैं। एमपीएन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। मोस्ट प्रोबेबल नंबर के द्वारा, मोस्ट प्रोबेबल नंबर के द्वारा, हिंदी में सर्वाधिक संभाव्य संख्या। एमपीएन का हिंदी में नाम क्या है? सर्वाधिक संभाव्य संख्या। सर्वाधिक संभाव्य संख्या, सर्वाधिक संभाव्य संख्या एमपीएन के द्वारा मापी जाती है। और जिस जल में जैव अवशिष्ट अधिक होगा वहां एमपीएन अधिक होगा। जिस जल में एमपीएन अधिक होगा, जैव अवशिष्ट अधिक होगा, वहां एमपीएन अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। अभी आपने देखा कि जैविक रसायन का प्रयोग करते हैं हम लोग। रसायन का, कृषि रसायन का प्रयोग करने से गंगा की घाटी में आर्सेनिक का प्रभाव बढ़ जाता है। तो एक बीमारी होती है जिसका क्या नाम है, पढ़े थे ना, जिसका नाम है ब्लैक फुट। आर्सेनिक की मात्रा जब जल में बढ़ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। और एक पौधा होता है जो आर्सेनिक का सबसे अच्छा अवशोषक है, और वो खरीफ के सीजन में होता है, जिसका नाम है धान। जिसका क्या नाम है? धान। तो कभी पूछ दे कि निम्नलिखित में से आर्सेनिक का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? धान का पौधा, गन्ना का पौधा, दे देगा 4 ठो पिघल दे देगा। तो बना लीजिएगा कौन सा? धान का पौधा। तो लिखिएगा धान का पौधा, धान का पौधा आर्सेनिक का सबसे अच्छा अवशोषक है।
सबसे अच्छा अवशोषक है। तो स्वाभाविक है, अभी पढ़े हैं जस्ट, कि आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लैक फुट। और धान के खेत में एक बात और याद रखिएगा, मार्स गैस होता है। मार्स गैस मतलब मीथेन पाया जाता है, और यह ग्रीन हाउस गैस है। ये कैसा गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस है, जो वातावरण के तापमान को, ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग गैस। यह वातावरण के तापमान को क्या करती है? ये बढ़ा देती है। इसीलिए धान की खेती हम लोग दलदली क्षेत्र में करते हैं। कभी भी गांव घर में, घर के आसपास दलान के इलाके में नहीं करते हैं। धान की खेती हमेशा कहां करेंगे? चौर में, जहां पानी अधिक होगा। इसलिए उस चौर से होकर गुजरोगे तो गर्मी भी महसूस होगी, ठीक है कि नहीं? हम लोग अपने दलान के आसपास बगानी खेती करते हैं, अमरूद, जामुन, आम, मतलब जिससे कि ठंडक महसूस हो सके और मिट्टी में नमी भी रहती है। इस तरह की बागवानी करने से, कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, मल्चिंग पढ़ाए थे ना, मल्चिंग। अब मल्चिंग के द्वारा भी मिट्टी में क्या किया जाता है? नमी होती है, मिट्टी में नमी होती है, और इससे हमारी जो जैव विविधता है वो भी संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। और आप लोग को एक दिन बताए थे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करते हैं ना। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है। अब पहला कौन सा था? नीलगिरी। पहला कौन सा था? नीलगिरी, उसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट तीसरा है, ये भी लिख लीजिए, सब लिख लिए होंगे। तीसरा लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक मलबे में सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण, औद्योगिक मलबे में सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण कानपुर में होता है। औद्योगिक मलबे में सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण कहां होता है? कहां होता है? कानपुर में होता है, ठीक है। आजकल एक एवरीडे साइंस है, जैव शौचालय। आजकल एक एवरीडे साइंस है, जैव शौचालय। पूछ सकता है परीक्षा में, जैव शौचालय, जिसको हम लोग बायो टॉयलेट कहते हैं। अक्सर आपको लगता है कि ट्रेन में लैट्रिन किए कहा गया, फ्लाइट में किए कहा गया, कहीं गिर तो नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैव टॉयलेट में वो मीथेन गैस में क्या हो जाता है? परिणत हो जाता है। तो लिखिएगा जैव टॉयलेट विखंडित होकर पानी और गैस, मीथेन गैस में परिवर्तन कर जाता है। जैव टॉयलेट किस में परिवर्तन हो जाता है? पानी में। विखंडित होकर पानी प्लस मीथेन गैस में परिणत हो जाता है। मीथेन गैस में परिणत हो जाता है। पूछेगा, मीथेन गैस में परिणत हो जाता है, और फिर मीथेन गैस में परिणत हो जाता है। तो आप कहिए कि सर तब मीथेन गैस कहां जाता है? एटमॉस्फेयर में मिल गया। ऐसे भी तो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, मिल गया। और सर पानी तो आ जाएगा, मैंने जो एयरप्लेन वाला होगा कहीं उससे उड़ता होगा तब हम लोग हट जाएंगे, नहीं तो उसका जो बायो टॉयलेट का पानी है वो हम लोग के माथा पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक टैंक में चला जाता है और उसमें क्लोरीन की टिकिया दे करके उसको शुद्ध कर दिया जाता है, ठीक है कि नहीं? ये जो पानी है वो कहां चला गया? एक टैंक में चला गया।
और टैंक में क्या कर दिए, क्लोरीन की टिकिया दे दिए। तो क्लोरीन की टिकिया दे देने से क्या हो गया, टैंक शुद्ध हो गया। तो इस तरह से हम उस जल प्रदूषण में कमी ले आते हैं। एवरीडे साइंस है, इसको ध्यान रखना है। तो लिख देना कि पानी टैंक में जमा हो जाता है और फिर क्लोरीन के माध्यम से, क्लोरीन की टिकिया के माध्यम से, क्लोरीन की टिकिया के माध्यम से उसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, उसे क्या किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है। किसे, उस पानी को, उस पानी को जो टैंक में जमा किए हैं उसको हम लोग क्लोरीन की टिकिया से क्या करेंगे। तो आपसे अब क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे आप जवाब दे सकते हैं। सर मीथेन का क्या हुआ, मीथेन वेपराइज्ड हो गया, मीथेन वेपराइज्ड हो गया, एटमॉस्फेयर में मिल गया, खत्म हो गई बातें। तो जैव टॉयलेट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। ठीक है कि नहीं। इसलिए कभी कभी विविधता की जरूरत होती है कि जिसको हम कहीं पर एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन एवरीडे साइंस से पूछा जाता है। और उस समय आप टाइम फिश कॉन्सेप्ट रखिएगा तो जैसे चाहिएगा वैसे बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं रखिएगा तो जो मन में आएगा उस पर टिक लगाइएगा। पढ़ के तब जाते हैं, इतना पढ़ के जाते हैं तब तो जो मन में आता है वो बनाते हैं। और नहीं पढ़ के जाने पर क्या होता होगा आप लोग का वो तो ऊपर वाले ही जानते हैं। आगे लिखिए तीसरा, यूकैलिप्टस का वृक्ष सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला वृक्ष है। यूकैलिप्टस का वृक्ष, यूकैलिप्टस, कैलिप्टस का वृक्ष सबसे तेज गति से बढ़ता है। इसको पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। सर शत्रु लिख लिया तो काट दे क्या, हद तो हो। ठीक है, पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। जबकि एक और लिख दो, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल का आतंक कहते हैं। पोखर वगैरह में होता है जलकुंभी, हम लोग क्या भी होता है जलकुंभी। जलकुंभी नहीं देखे हैं जीवन में। जलकुंभी को क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, बंगाल का आतंक कहते हैं। ओके, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। एक और लिखेंगे। अच्छा, इसको पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहते हैं, ये पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। तीसरा, गहन 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 इकोसिस्टम शब्द, गहन इकोसिस्टम शब्द, गहन इकोसिस्टम शब्द, गहन इकोसिस्टम शब्द कौन दिया, नेस ने, नेस ने दिया, नेस ने दिया। गहन इकोसिस्टम किसने दिया, नेस ने दिया। जबकि इकोसिस्टम नीसे की संकल्पना, इकोसिस्टम नीसे की संकल्पना, इकोसिस्टम नीसे की संकल्पना ग्रीनले ने दिया। इकोसिस्टम नीसे की संकल्पना किसने दिया, ग्रीनले ने दिया। ग्रीनले एक दिन लिखाए थे आपको लोटिक, लोटिक संकल्पना, लोटिक आवास। ये लोटिक आवास किस तरह के जल में पाए जाते हैं, स्थिर जल में। तो लिखेंगे लोटिक,
लोन्टिक आवास, स्थिर जल जैसे तालाब, झील इत्यादि में होते हैं। ठीक है, तो लोन्टिक का संबंध किससे है? लोन्टिक, यह है स्थिर जल आवास। स्थिर जल आवास में क्या आया? तालाब वगैरह आ गया। ठीक है, इसके अलावा है, अति महत्वपूर्ण है कि इकोटोन क्या है? दो भिन्न समुदाय के बीच के संक्रमण के क्षेत्र, दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमण का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन हुआ दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमण। जैसे एक समुदाय आप हैं, एक समुदाय ये है, तो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? यही क्षेत्र इकोटोन होगा। कि दो भिन्न समुदाय के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। नेक्स्ट, हेलोक्लाइन में लवणता की मात्रा अधिक होती है। हेलोक्लाइन में लवणता की मात्रा अधिक होती है। पर्यावरण से संबंधित ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में चर्चित है, जबकि ग्रीन पार्टी जर्मनी में। पर्यावरण से संबंधित ग्रीन आर्मी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि ग्रीन पार्टी का संबंध किससे है? जबकि ग्रीन पार्टी का संबंध किससे है? ग्रीन पार्टी का संबंध जर्मनी से है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन पार्टी कहां है? ग्रीन पार्टी है जर्मनी, और ग्रीन आर्मी है ऑस्ट्रेलिया। हम लोग क्या अभी तक पर्यावरण से संबंधित कोई पार्टी नहीं बनी है। दूठो वोट नहीं देगा कोई। सब लोग जाति धर्म से क्या है? ग्रस्त है, घटिया मानसिकता से अभिप्रेरित है, चाहे वो आप हो कि कोई हो। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया, ठीक है, उसी कड़ी में एक है इको मार्क। इको मार्क किसको प्रदान करते हैं? ऐसा प्रोडक्ट जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाया हो, उस पर हम लोग इको मार्क प्रदान करते हैं। लिखेंगे, इको मार्क उस उत्पाद को दिया जाता है, इको मार्क उस उत्पाद को दिया जाता है जिसके द्वारा पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। जिसके द्वारा पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। ठीक है। प्रसिद्ध
पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में यह किताब बड़ी चर्चित थी और आज तक इसका महत्व है। 1962 ईस्वी की यह किताब है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। कौन है? रेचल कार्सन है। रेचल कार्सन है। कल भी एक परीक्षा में यह पूछ रहा था ये किताब, और संबंध है इसका पर्यावरण से। आप पूछ रहा था किसी छोटी परीक्षा में, आप तो बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। ठीक है, इसी कड़ी में कुछ विज्ञान से जुड़े हुए तो पर्यावरण से जुड़े हुए चीजों को देखा। माइकोलॉजी का संबंध कवक के अध्ययन से है। लिखिए जल्दी जल्दी, माइकोलॉजी का संबंध कवक के अध्ययन से है। कवक के अध्ययन से है। कवक के अध्ययन से है। फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन किसानों के मित्र से है। वर्मी कल्चर का संबंध वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन किसानों के मित्र से है। याद रखिएगा। अग्नाशय पैंक्रियाज को, जो मिक्स ग्लैंड है, पैंक्रियाज अग्नाशय जो मिश्रित ग्रंथि है, पूर्ण पाचक रस बनता है। पूर्ण पाचक रस बनता है। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू बीमारी में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। हीमोफीलिया शाही रोग के रूप में जाना जाता है। हीमोफीलिया शाही रोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक और लिख देना। अति महत्वपूर्ण है कि पैराथायराइड ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। साइनो ऑरिकुलर नोड को क्या कहते हैं? लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ता है। बीबी लाल, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। बोन को बोन से जोड़ता है।
बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, किसको किसके जोड़ता है? कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। और आज के अंत में टैक्सोल, टैक्सोल कैंसर उपचारक दवा है। कैंसर उपचारक दवा है जो पौधे से प्राप्त होता है, जो पौधे से प्राप्त होता है। और मॉर्फिन, और मॉर्फिन, और मॉर्फिन दर्द निवारक दवा है, वो भी पौधे से मिलता है। दर्द निवारक दवा है मॉर्फिन, दर्द निवारक दवा है जो कहां से मिलता है? जो वो भी पौधे से मिलता है। लेकिन लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई पहला एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक कौन? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का निर्माण, पेनिसिलिन का निर्माण सूक्ष्म जीव से होता है। पेनिसिलिन का निर्माण सूक्ष्म जीव से होता है। किससे होता है? सूक्ष्म जीव से होता है। किसका निर्माण? पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है? सूक्ष्म जीव से होता है। और टिक लगा दिए थे ना, किस पर टिक लगा दिए थे? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये तो लिख लिए थे। टैक्सोल हो गया ना? ठीक है, एक और लिख देना लास्ट में, की स्टोन। की स्टोन जाति, की स्टोन जाति वह जाति है, की स्टोन जाति वह जाति है, वह जाति है, की स्टोन जाति वह जाति है जो किसी स्थान की, किसी स्थान के इकोसिस्टम में, किसी स्थान के इकोसिस्टम में, किसी स्थान के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कल ये पढ़े थे कि फंजाई का जो कोशिका भीति होता है, सेल वॉल, किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज का कहे थे, काइटिन का बना होता है। और प्लांट का जो सेल वॉल वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना। लिख देने के, कवक का, फंजाई का कोशिका भीति, फंजाई का कोशिका भीति, फंजाई की कोशिका भीति, फंजाई का अध्ययन क्या था? माइकोलॉजी। अब फंजाई का जो सेल वॉल है किस चीज का बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है, काइटिन। जबकि पौधे का सेल वॉल, पौधे का सेल वॉल किस चीज का बनता है? सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट। ये एक सेलुलोज, ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? जटिल शर्करा कार्बोहाइड्रेट, जटिल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है, जटिल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। हर संभव स्थिति में इसको याद करके रखना है। ठीक है, बस। तो इन्हीं 10 बातों के साथ, सर 10 बातें हैं,
आप स्वयं गिन कर दिखा दें कि 10 बात कैसे है। बहस मास्टर से बहस नहीं किया जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हम कहें 10 तो समझो 10। आप तो सर 1000 भी कहिएगा तो हम लोग 10 ही समझते हैं। 990 तो हवा में जैसे मीथेन वाष्पीकृत हो जाता है बायो टॉयलेट में, उसी तरह से इस रूम से बाहर जाते जाते हम लोग 90% उसको वेपराइज्ड कर देते हैं, मतलब गायब हो जाता है। और केवल थोड़ा पानी जो टंकी में रहता है उसको फिर क्लोरीन का टिकिया डालते हैं और साफ कर। हम लोग का दिमाग भी सर बायो टॉयलेट की तरह काम करता है सर। जय हिंद, जय भारत।